Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss about Gauss law. आज हम लोग गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग को दो तीन जो बेसिक टर्म्स है उसको समझना है। एक एरिया वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तब लास्ट में गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, जो आज बिगिनिंग पोर्शन होगा केवल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटेल से समझेंगे कि एरिया वेक्टर है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर अब तक तो हम लोग को यही जानकारी थी कि एरिया जो है स्केलर है, या तो कहिए कि ना तो स्केलर पता था ना तो वेक्टर पता था, हम लोग केवल a इंटू बी, जैसे कि रेक्टेंगल दिया हम लोग निकाल लेते थे, ट्रायंगल दिया हम लोग निकाल लेते थे एरिया। अभी वेक्टर का सवाल कहाँ से आया? तो मैं एक बात बताऊँ कि इस बात का डिसीजन कि ये वेक्टर है या स्केलर है ये तो हम करेंगे आगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले लाया किसने, किसको ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसी कंसर्न में, गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटर्मिनेशन के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से समझा जा सके, उसमें इसने जो यूज किया गया कि एरिया जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वास्तव में समझेंगे कि क्या एरिया वास्तव में वेक्टर है या केवल फैराडे ने माना कि वेक्टर है, तब तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, क्योंकि उसने माना, आप हम नहीं मानते हैं। मानने वाली बात तो साइंस में होता नहीं है, डेफिनेट है तो है। तो चलिए ज़रा हम लोग इस बात को डिसाइड करेंगे, हम लोग भी समझेंगे और गहराई में डूबेंगे कि एरिया वेक्टर है या स्केलर है। फील करेंगे, फार्मूला को क्या करेंगे, फील करेंगे। और जितने सारे आप आविष्कार देखते हैं, रिसर्चेज हुए, वो सारे फीलिंग पर ही बेस्ड है। हम लोग भी फील करें और मेरे साथ आप भी फील कीजिए। देखिए क्या है, एरिया को हम लोग टेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप इससे तो वाकिफ है, रेक्टेंगल है ये एक, ठीक है, रेक्टेंगल है, और इसके एक सिस्टम में ले लेते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं जो एक्स वाई से हमको पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन का कोई मीनिंग है या नहीं है। लेट इट बी एक्स एंड वाई, ठीक है। ए एंड बी, लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग इसमें कंसीडर कर लिए। सर एरिया कैसे निकालते हैं आप? तो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। ऐसा लगता है कि बस ये तो कोई फेंका हुआ चीज़ था, ए बी स्केलर है या वेक्टर है, कोई मतलब नहीं था, हम लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब इस बात का ज़रूरत पड़ा कि स्केलर है या वेक्टर, इसको टेस्टिफाई करेंगे कि है क्या क्वांटिटी। तो देखिए, अगर ये स्केलर होता, अगर ये स्केलर होगा तो क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी? तब होगी ए डॉट बी, ये होना चाहिए डायरेक्शन के साथ, और तब इसका रिजल्ट आना चाहिए ए बी कॉस थीटा। अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड हम ये लें, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर एरिया, ये जो एरिया आ रहा है, एरिया वेक्टर, वेक्टर डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो अगर एरिया एक वेक्टर है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो देखिए ए बी, ओके, ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में क्या एंगल है? सर 90 डिग्री है, तो दीजिए cos 90। cos 90 जैसे ही आया एरिया जीरो हो गया। क्या एरिया जीरो होगा? जीरो है क्या? जीरो तो नहीं है, लेकिन सर रिजल्ट तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब एक बात तो पक्का होगा कि स्केलर नहीं है, स्केलर ये नहीं है। फिर वेक्टर को देखते हैं, क्योंकि हो सकता है वेक्टर भी नहीं हो तो कुछ और कांस्टेंट पता चलेगा। वेक्टर में अगर होता तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आता, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ तो वेक्टर देने का कोई जरूरत नहीं है कि वेक्टर होगा ना, स्केलर, स्केलर रिजल्ट यहाँ पर देंगे एरिया के ऊपर, ठीक है। तो एरिया है मेरा वेक्टर, लेट अस टेस्टिफाई ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। वैल्यू क्या आएगा सर? वैल्यू इसका हो जाएगा आपका, क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और ये एक यूनिट वेक्टर आएगा। जरा मीनिंग समझिए सबका। इस यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी मिलकर जो प्लेन बन रहा है, मतलब ये जो प्लेन आप देख रहे हैं इसके ऊपर है, इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब डायरेक्शन इसका क्या होगा, या तो इधर होगा या तो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये लिया ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर है इसका, और अगर इस साइड फेस चले, इस साइड जो देख रहे हैं आप, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन इसका जब इसमें तो देते हैं, अगर एंगल कितना है 90, देख करके देखते हैं क्या आता है, ए बी साइन 90, और लगता है कि काम थोड़ा बना बना सा दिखता है, तो ए बी एन। अब तक जो हम लोग एरिया को डील कर रहे थे, बस इसी से हम लोग को मतलब था, ठीक है, इसका। लेकिन ये उसमें हिडन था, जरूरत नहीं पड़ा था, नहीं समझ पा रहे थे बात को। अब है क्या, यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है। क्या यहाँ पर होगा? बिल्कुल होगा। ए एंड बी अगर मैंने एक्स और वाई लिया है
तो अब जो हम लोग एरिया को यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से आएगा। एरिया जो इसका वैल्यू आया ए बी, ठीक है। और अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं और इसको वाई ले रहे हैं, मतलब ये आई इसको यूज़ कर रहे हैं, ए आई सपोज कीजिए, इसका वैल्यू है ए आई और इसका वैल्यू है बी जे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है, और साथ में जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा के का मतलब क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फ्रंट वाला फ्रंट लेंगे, बैक में जाएंगे तो दूसरा लेंगे। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि एरिया कैसा है, वेक्टर है। ठीक है भाई, हम नहीं यूज़ किए लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करने में क्या दिक्कत है उसको। फिर हम उसको ये कहें कि अब तक नहीं इस्तेमाल हुआ तो अब हम लोग इसको वेक्टर नहीं मानेंगे, जैसे था चलेगा वैसे नहीं चलेगा। हम लोग अभी डिटर्मिन हो गए और ये फाइनल हुआ कि केवल ये जो प्रपोजिशन है, केवल ये प्रपोजिशन नहीं है, इट इज़ ए फैक्ट दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग। एरिया वेक्टर दो तरह के चीज़ों का लेंगे। डायमेंशन कितने? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। सर 1 डायमेंशन इसका एरिया होगा क्या? नहीं होगा, तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। सर 2 डायमेंशन को क्या कहेंगे, कैसे लेंगे? तो अभी आपने जो देखा है उसको चलिए फिल करते हैं। फिर ये रेक्टेंगल लेकर के आपको बताया था कि ये रेक्टेंगल है, ये कैसा है, 2 डायमेंशन है, 2D है, तो 2D को हम लोग प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, ये प्लेन भी है। और इसको हम लोग ओपन सरफेस कहा जाता है, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का एरिया आपको निकालने के लिए बता दिए, 2 डायरेक्शन दोनों अलाउड है। सर अगर क्लोज्ड सरफेस रहेगा तब क्या करेंगे? क्योंकि आगे हम लोगों को फेस करना है, ये तो करना ही है। ज़्यादा सरफेस हमारा जो आएगा, जो यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम में, वो होगा क्लोज सरफेस। तो क्लोज में कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कुछ क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ये रहा, ठीक, ये आपका सिलेंडर है, क्लोज है, बंद है। क्लोज जब भी होगा तो कैसा होगा? 3D होगा, 3D ही क्लोज होगा। 2D हमेशा ओपन होगा। 2D हम बता चुके हैं, 2D को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 3D होगा। अब ये ब्लैक बोर्ड, सर 2D है कि 3D की 1D है? 1D नहीं है, 2D है, 3D नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। चलिए हम लोग सिलेंडर लिए, जैसे आप सिलेंडर से वाकिफ़ है, गैस का सिलेंडर है, देखते हैं बाल्टी है, बंद है, ढक्कन लगा हुआ है। एक आपका जो कोई कंटेनर है उसका ढक्कन लगा हुआ है, तो किसका एग्जांपल है? 3D का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें तीनों सरफेस जाता है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन। तो ये रहा। सर इसका एरिया बताइए कि किस तरह से निकालेंगे अगर क्लोज होगा तो। जब क्लोज सरफेस होगा तो एक बात का ध्यान रखेंगे, वो ये है कि इसका जो एरिया, ये जैसे पहला ये वाला सरफेस है, ठीक है, इसमें दो सर आपको नजर आ रहा है। एक तो इसका 2 ओपन है, ये ओपन साइड वाला है सरफेस, और एक ये इधर है कर्व सरफेस, ठीक है। ये दोनों के अलावा एक और है कर्व सरफेस, राइट। तो ये पहले वाले का अगर लिया जाए तो एक तो डायरेक्शन ऊपर होगा और एक परपेंडिकुलर नीचे होगा। इसमें आप नीचे अलाउड नहीं है, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस इन 3D इज अलाउड वाइल वी आर कंसिडरिंग द एरिया वेक्टर। इसमें जब एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो केवल अलाउड है ओनली आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस ही चूज करेंगे। इनवर्ड नहीं लेंगे, इसमें भी लेंगे तो अंदर का नहीं लेंगे, केवल बाहर का लेंगे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा सरफेस इसको लेंगे। इसमें भी कौन सा लेंगे सर? तो ये लेंगे, कर्व सरफेस लेंगे। 3 लेंगे तो ले लेते हैं, मान लीजिए इसको सरफेस नंबर 1, इसको ले लेते हैं सरफेस नंबर 2, और ये जो कर्व सरफेस है सरफेस नंबर 3। चलिए इसका एरिया हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। पहले सरफेस का अगर बात करें कि एरिया ऑफ सरफेस 1, एरिया ऑफ सरफेस 1 का एरिया कैसे निकालेंगे सर? इसमें भी कोई बात है क्या? पाई r² एरिया हुआ, डायरेक्शन क्या दे दें? क्या देने का मन करता है? r अगर रेडियस है तब सर ऊपर जा रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जे ले लीजिए, हम लोग समझ लेंगे, जे ले लिए, गुड, ठीक है। ये वाला दूसरा जो सरफेस है इसका कैसे लेंगे? चलिए इसको ले लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस 2।
क्या होगा एरिया, नीचे होगा तो सरफेस 2 में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसका रेडियस हम लोग मान लिए तो आर स्क्वायर, और जे तो जे ये हो गया नीचे, माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे इसका होगा, तो इसका एरिया निकाल लिए। सर जरा ये वाला बताइए, ये जो कर्व सरफेस एरिया तब आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का पहले तो हम लोग जानेंगे कि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता क्या है। फार्मूला आपको मालूम है, क्या होगा फार्मूला इसका, पाई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एल इंटू एल, ये तो हुआ कर्व सरफेस एरिया। डायरेक्शन क्या लेंगे सर, तो जरा आप सोचिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ये वाला जब घूमेगा तो किधर होगा, उस साइड डायरेक्शन होगा। इसका तो क्लियर है ना कि ऊपर चलेगा तो जे ले लिए, इसका आप इस साइड ले लिए, और जब ढक्कन जब होगा तो उसके डायरेक्शन इधर जाएंगे तो इधर ये रहेगा, तो सारे जो सरफेस हैं वो चला जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और तब वो डायरेक्शन हो जाएगा, इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, के हो जाएगा, डायरेक्शन के डायरेक्शन में होगा, ऊपर जाएगा सारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया को चूज करेंगे। हो गया क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि सर जनरली हम लोग को डील करना पड़ता है स्फीयर, तो स्फीयर में कैसे करेंगे, एरिया किस तरह से निकालेंगे, तो देख लीजिए जरा डायरेक्शन का। मान लीजिए, चलिए इसको देखते हैं, स्फीयर है, ये रहा स्फीयर, ठीक, ये आपका स्फीयर है। अब इस स्फीयर में एरिया कैसे लेंगे, तो स्फीयर, सर्कल और स्फीयर में अंतर है सर, सर्कल 2D है कि 3D है, सर्कल ओपन सरफेस, ये जो है ना सर्कल ये 3D नहीं है, ये 2D है, लेकिन स्फीयर फुटबॉल है ये, ठीक है, ये बॉल है, ये 3D है। सर्कल क्या है, अंगूठी है, रिंग है, तो ये हम लोग इसको ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में एरिया किधर लेंगे, तो यहाँ पर अगर ये छोटा सा हम लोग ले लें इसमें एरिया, तो इसके बाहर लेंगे। अगर एक छोटा सा इसको मान लें टुकड़ा, सपोज कीजिए DS है, और इसके डायरेक्शन को इधर दिखाएंगे। सर यहाँ पर लीजिएगा छोटा सा टुकड़ा एरिया, तो क्या दिखाएगा, इधर एरिया दिखाएंगे हमेशा, नॉर्मल टू द सरफेस। और नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। इधर भी लेंगे, ये सरफेस लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बाहर आएगा, इसका सर इधर वाला सरफेस लेंगे तब क्या होगा DS, ये भी बाहर जाएगा, पास करेगा सेंटर से। मतलब एरिया इसमें हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे जब हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, स्फीयर। स्फीयर समझ में आ गया कि सर स्फीयर में कैसे निकालेंगे। चलिए जरा सा हम लोग आपका क्यूब में लेकर के देखते हैं। देखिए अगर एक क्यूब रहा इस तरह से, ये रहा क्यूब है। अब इसमें कैसे लेंगे, तो आप देख रहे हैं कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, आपको पता है 6 सरफेस होता है, ठीक है। जैसे एक बुक का देखते हैं तो ये पहला सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा सरफेस आपको बताया इसमें, ठीक है, तीसरा सरफेस यहाँ पर है, राइट, और दोनों के पीछे ये कौन सा है, मान लिया 4th सरफेस है, ठीक, ये फ्रंट वाला 5th है, और उसके पीछे वाला 6th सरफेस है जो इस बोर्ड पर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये जो सरफेसेस हैं इसका एरिया में आप ज़रा बताइए कैसे लेंगे। चलते हैं, नंबर 1 इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इस साइड लेंगे। सर इसका क्या होगा एरिया, इस तरह आउटवर्ड नॉर्मल, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सर ये वाला सरफेस जो है उसका एरिया ऊपर लेंगे क्या, नहीं ये बंद है भाई, अंदर बंद है तो लेंगे अंदर वाला, ये वाला लेंगे, बाहर से ऐसे निकलेगा आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, इसका एरिया इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपको अब एरिया वेक्टर निकालने के लिए आ गया कि एरिया हम लोग किस तरह से डायरेक्शन को चूज करेंगे। तो आपने क्यूब के बारे में भी जाना कि एरिया हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए। दूसरा टर्म एरिया बेस था, यहीं से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ को धीरे 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 धीरे, तब उसको छू पाएंगे और समझेंगे बात, क्योंकि उसमें इन्हीं सब टर्मों का डिस्कशन है, उसको लिया गया है। दूसरा जो टर्म आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर ये कहाँ से आ गया, एक न तो फ्लक्स पहले सुने थे, लक्स वगैरह सुने थे, फ्लक्स आ गया, और इलेक्ट्रिक है क्या चीज़ है, पहले तो ये बताइए। एक नया सा टर्म लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स एक तरह समझिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के फ्लो को, पानी निकल रहा है पाइप से जा रहा है बाहर, इसको अगर हमको दिखाना है
तो ये जो बाहर जो निकल रहा है तो वेक्टर में देखिए उसको हम लोग फ्लक्स कहेंगे। यहाँ पर क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो बाहर निकलना उसे जो कलेक्शन जो बाहर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग फ्लक्स करेंगे। फ्लक्स मतलब फ्लो, ठीक है, इसके फ्लो को। यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट। अच्छा चलिए, तो ये पता चला कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, किस चीज़ को, फ्लो को। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के पहले एक बात की जानकारी आपको पीछे से है, वो क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये समझेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से ये जो नया टर्म समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले ये समझें। किस टर्म में समझाना चाहते हैं सर, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through surface, ठीक है, नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू सरफेस इन यूनिट एरिया। क्या कहने का मतलब है सर, अगर ये बड़ा सा सरफेस है और इसका जो है ये कंप्लीट अगर एरिया हम लोग इसका ए ले लें, ठीक है, तो पूरे एरिया से अगर लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि 24 लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं एरिया ए से, तो फिर इसका सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया जितने लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे नॉर्मली, तब हम लोग ले लेंगे एरिया रहा तो 20 एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया, तब क्या हो जाएगा आपको पूरा एरिया ए है, ठीक है, 24 लाइन्स कितने में पास कर रहे हैं, ए, एरिया ए में 24 लाइन्स, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा 24/A, ये परपेंडिकुलर पर यूनिट पास कर रहा है। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सीधा सा मतलब है कि यूनिट एरिया से कितना पास किया। अच्छा, अगर यूनिट एरिया से पास जो किया और इसको मैं ई ले लूँ, और अगर एरिया मेरा ए है, ठीक है, एरिया ए है, तब तो पता चल जाएगा कि टोटल लाइन ऑफ फोर्स अगर पूरे सरफेस से निकालना रहे तब हम लोग क्या लेंगे, तो अगर एरिया ए है तो हो जाएगा टोटल लाइन ऑफ फोर्स पासिंग, कैसे पासिंग, नॉर्मली थ्रू सरफेस ऑफ एरिया ए, कितना पास करेगा सर। अब तो ये आसान है भाई, आप जो है 1 रुपया में कोई चीज़ खरीद करके लाते हैं, मान लिया एग्जांपल ले लीजिए कि मतलब 5 टॉफ़ी लिया, 5 रुपये में कितने देंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या। तो यहाँ पर एरिया ए यूनिट एरिया से पास कर रहा था ई, और हमने ए एरिया, तो कितना पास करेगा सर, ई और ए, ये टोटल लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा कितना, ई इंटू ए। बस हम लोग पहुंच गए जगह पे, ई इंटू ए जो टोटल लाइन ऑफ फोर्स है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, और क्योंकि मैग्नेट से भी लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिक से भी निकलते हैं, तो फिर अलग कैसे होगा, तो फाई में हम लोग ई दे देंगे तो पता चलेगा कि ओह सर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं। फाई में अगर बी दे देंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक नहीं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें। एक बात क्लियर हो गया, अब इसको हम लोग समराइज करते हैं, ठीक से बढ़िया समझ गए वो क्या हुआ। चलिए लिखते हैं इस चीज़ को, हम लोग के समझ में आ गया सर एक बात जो आप बताए कि फाई ई बराबर ई इंटू ए होगा। अब फिर आती सर डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर या वेक्टर, ये तो पता चल गया। नॉर्मली करें, नॉर्मली पासिंग थ्रू द सरफेस, अभी आए थे एरिया वेक्टर, एरिया, इन दोनों के बीच में जो हमारा होगा वो रिलेशन होगा ई डॉट ए। फाई स्केलर क्वांटिटी है, ये नंबर बताता है केवल कि टोटल लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर कितना पास किया। डायरेक्शन फिक्स है, जब भी होगा तो परपेंडिकुलर, तो वेक्टर होने का सवाल ही नहीं है कि कोई और दूसरा डायरेक्शन है, केवल ये है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि आपने जब इस तरह से लिया एक सरफेस, सपोज कीजिए
ज़रा इमेजिन कीजिए इस चीज़ को, थोड़ा टेढ़ा ले लेते हैं, इस तरह से लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई। एरिया कैसे होगा इसका, एरिया देख रहे हैं इस तरह, एरिया इसका इस तरह से जाएगा, एरिया ए। अब तो सर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सिंपल तो समझ में आ गया था कि ऐसे ऐसे अगर आप लेते, ऐसे लेते दिखाते और एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाते तो एरिया ए लेते, तो एरिया का, तो यहाँ पर अगर हम ये दिखाना चाहें तो एरिया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, एरिया लेंगे इधर बाहर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। इस केस में क्या होगा, तो देखिए ये जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में कितना एंगल है बना हुआ, सर थीटा ले लेते हैं, एंगल मान लिया थीटा, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट टुवार्ड्स एरिया वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो गया, ई, बल्कि ऐसे कहिए ई कॉस थीटा इंटू ए, ई कॉस थीटा तो हुआ लाइन ऑफ फोर्स जो इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, और उसको हम लोग एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल लाइन ऑफ फोर्स फाई निकल जाएगा, फाई ई, अगर एंगल है दोनों के बीच में तो। अगर जीरो है एंगल, ठीक है, दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और दोनों के बीच में अगर एंगल है जीरो, तब तो कोई बात नहीं है, तब हम लोग क्या लेंगे, सिंपल ई इंटू ए, और यहाँ पर क्या केस है, थोड़ा एंगल बना हुआ, तब हम लोग लेंगे इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गई हम लोगों का कि एरिया वेक्टर फाई इज इक्वल टू ई ए, ये होता है। लेकिन थोड़ा बात कर ले जरा, कि इसको लिख लेते हैं जरा सा, ई ए कॉस थीटा। कभी ऐसा गलती नहीं करना है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर हम लेते हैं और इस सरफेस के साथ ई का एंगल लेना है, ई इधर है तो ए, नहीं ऐसा नहीं है, ए इस सरफेस का एंगल नहीं है, इस सरफेस के नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वो एरिया वेक्टर है। मतलब यहाँ ई और ए के बीच में है, तो ई का ये डायरेक्शन लिए तो एरिया वेक्टर मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर इससे इंडिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ये रहा, तो इसके बीच का एंगल है, न कि सरफेस के बीच का एंगल। बात समझ गया अच्छा से, कि ये जो एरिया ले रहे हैं इसका, वो क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर। जस्ट अभी पहले आपको हम समझाए थे कि एरिया कैसे लेते हैं डिटेल से, तो वो एरिया आएगा बाहर और उस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हम लोग यहाँ पर इमेजिन करते हैं। एक चीज़ और कि सर ये तो समझ में आ गया कि इस तरह का है सिचुएशन, ज़रा सा इसका डिस्कस कर देते आप, यूनिट क्या है। अभी तक तो आप नंबर बताए कि जितना नंबर ऑफ लाइन्स पास करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, टोटल फ्लक्स। इंडिकेट किससे करते हैं, फाई ई से। ज़रा इसका यूनिट वगैरह बता दीजिए और इसका डायमेंशन बता दीजिए क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, यूनिट क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है, उसके फार्मूला के पास पहुंचिए, वो बताएगा क्या होगा। फार्मूला क्या है, फाई का पता है सर, फाई का क्या होगा, ई ए, ठीक है, ई ए। चलिए वेक्टर दीजिए या जीरो मान लीजिए, फॉर्म वैल्यू तो यही है। ई का क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर कूलम होता है सर, न्यूटन नीचे लिख दीजिए अभी, कूलम, ठीक है भाई। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या बना, एक यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक चीज़ और, ई का एक और बड़ा ही पॉपुलर यूनिट है, ठीक है, ई का एक और यूनिट है, जरा ख्याल कीजिए, याद होगा सर ये कैसे निकालेंगे, ई इंटू डी आर इज इक्वल टू वी, मतलब ई का एक और यूनिट है, ये वोल्ट हुआ, तो वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट है, इसका हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। एक और यूनिट फाई, फाई का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ई इंटू ए, ठीक है, राइट। तो ई का हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ई के जगह वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, और क्या करेंगे सर, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तब एक मीटर ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, वोल्ट मीटर। क्या मतलब सर, ये भी यूनिट है उसी का, फ्लक्स का, दोनों यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा हम इसको समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये रहा यूनिट, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, एक क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इज कौन सा यूनिट बता रहे हैं सर, अब केवल एसआई ही तो चलेगा, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम।
दूसरा क्या है, ऑल्सो और वोल्ट मीटर इज द अनदर यूनिट ऑफ दिस। यूनिट आ गया समझ में? सर डायमेंशन भी बता दीजिए, इसका कभी कभी पूछ सकता है, इसे जानना तो चाहिए ही। तो चलिए हम लोग जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला सर याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, क्या है, E इंटू ए, राइट। चलिए हम लोग डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? E का डायमेंशन पहले हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होगा, mL/T - 2 मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। अब बाय चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ये हुआ। एक साथ अगर लिखें तो लिखेंगे इस तरह से mL, ठीक है, और T - 2, चार्ज का आपको पता है इस A इंटू टी, चूँकि कूलम जो है क्या करते हैं हम लोग, A इंटू टी, A करंट इंटू टाइम इक्वल टू चार्ज, तो डिवाइडेड बाय AT, पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL, ठीक है, T - 3 A - 1, किसका आया, E का। ए का तो पता है आपको, एरिया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो L² होता है, ठीक। तो E इंटू ए चाहिए, E इंटू ए, तो लिखिए E के जगह क्या आ जाएगा, E के जगह हम लोग लिख रहे हैं M। अब फाई का डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पर इसको लेंगे mL/T - 3 A - 1 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाइड बाय, क्या होगा, मल्टीप्लाई A के जगह L², ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी तो जरूरत अब नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं E का निकाले हैं, ठीक। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये mL/T - 3 A - 1, ये डायमेंशन हुआ किसका, फाई का, ठीक है। mL/T - 3 A - 1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग कुछ जो फ्लक्स है, जैसे क्लोज सरफेस का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि हम लोग फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे गॉस लॉ में, इसको नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक सिलेंडर है हमारे पास, तो चलिए फिगर लेते हैं, एक सिलेंडर हम लोग लेते हैं, ये रहा आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन ये है, चलिए ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, E का ये डायरेक्शन है। पूछा क्या जा रहा है, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, इस सरफेस से जितना अंदर घुसकर पास करके निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका वैल्यू मतलब फाई E टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 होगा, ये बताइए कैसे होगा, ठीक। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था कि जब भी कोई सिलेंडर है उसका 3 पार्ट होता है, एक तो ये सरफेस, ठीक है, दूसरा ये बाहर वाला जो ढक्कन एक साइड नीचे बॉटम, और एक है कर्व सरफेस एरिया, बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ये लेकर के चलेंगे, इसके एरिया को देखेंगे, एक छोटा सा ds एरिया यहाँ पर लेंगे, इस साइड ds का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर छोटा एरिया लेंगे तो ds का डायरेक्शन इस साइड होगा, इधर होगा, इसका ds इधर होगा, और यहाँ पे अगर छोटा से लेंगे तो ds का डायरेक्शन इधर होगा। एक एक करके सरफेस को लेते हैं, इसका हम लोग फर्स्ट सरफेस ले लेते हैं, इसका सेकेंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस शुरू करते हैं, फॉर फर्स्ट सरफेस या सरफेस 1, फॉर सरफेस 1
क्या चीज़ का वैल्यू निकालना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ई डॉट ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, ई का वैल्यू दिए, ठीक है, छोटा सा एरिया हम लोग क्या लिए हैं, डी इंटीग्रेशन ले लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ई डॉट ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डी फाई निकाल लेते हैं पहले, डी फाई, ठीक है, तो डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद फाई निकलेगा, किसके लिए, सरफेस 1 के लिए, तो डी फाई, और डी फाई का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस, ई और डी एस दोनों को पहले वेक्टर लीजिए, कोई परेशानी का बात नहीं है, इंटीग्रेशन दीजिए, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन बात आती है ई और डी एस के बीच में एंगल क्या है, तो ई का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ई इस साइड है, डी एस इधर है, मतलब ई इधर हो गया, ठीक है, डी एस इधर हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, ऐसे है, ई इधर है, डी एस इस साइड है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो ठीक है सर, ये हो गया आपका ई और डी एस और कॉस 180, डी एस के ऊपर ये यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना होगा सर, ये ई को अगर कांस्टेंट ले लेते हैं, राइट, डी एस कॉस 180 मालूम है कितना होता है, -1, तो -1 हो रहा है कॉस 180, साइन 91 कॉस 90 कॉस 180 -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू आपका डी एस, ठीक है, ये माइनस है, इसके साथ हम लोग माइनस ले रहे हैं, और एरिया आपको पता है, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग पहले अभी इतना रखते हैं, अगले स्टेप हम लोग एरिया ले लेते हैं, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर हुआ, किसका, फाई 1 का वैल्यू। सर फाई 2 का वैल्यू क्या होगा, फाई 2 का वैल्यू क्या होगा, चलते हैं इसके पास फाई 2, फिर यहाँ पर भी वही बात, क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन किसका, इसका भी डी फाई, और डी फाई में क्या होगा, तो डी फाई में इस बार भी लेंगे ई और डॉट डी एस, एंगल कितना दोनों के बीच में, जिधर इधर ही डी एस और इधर ही ई, दोनों के बीच एंगल 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0, इंटीग्रेशन कितना बनेगा, ये बन गया आपका ई, ठीक है, डी एस कॉस 0 1, तो ये आ गया कॉस 0, तो ई डॉट डी एस का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 1। दूसरा पता चला फाई 2 आपको मालूम हो गया। सर इसका बताइए जरा कर्व सरफेस एरिया, तो जरा यहाँ पे मजे से देख लीजिए, डी एस का डायरेक्शन ये, ई का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री जब होगा तब क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए 3 का फाई 3 निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात आ रही है कि सर ई और डॉट डी एस, फिर लगाइए आप वही फार्मूला, वैल्यू तो बाद में पुट कीजिएगा, जरा एंगल देख लीजिए, डी एस कितना एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो कॉस 90, सर अब क्या करिएगा, करना क्या, कॉस 90 0 होता है, ये 0 हो गया, ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, 0 हो गया। टोटल कौन कौन सा, 1 2 और 3 तो 0 पहले से था, तो टोटल फ्लक्स जरा देखिए, टोटल हम यहाँ लिख रहे हैं फाई ई, 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू देख लीजिए माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, सर इधर का क्या है, ये प्लस है, प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों गया कैंसिल, कितना बचा, फाई, यही तो निकालना था आपको, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना हुआ 0, प्रूफ क्या करना था, parallel to this, so that the total electric flux through the surface is 0, through the surface is 0, इस साइड माइनस में, उस साइड द सेम क्वांटिटी प्लस में, इधर तो पहले 0 है, दोनों मिलकर 0। इससे क्या पता चला सर, क्या बताना चाहते हैं, इससे इतना ही बात पता चला कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जलेस, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं, अगर उसको रखा जाएगा तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, मतलब अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 हो गया तो ई ऑटोमेटिक 0 हो गया, ठीक है, जिसको आगे हम लोग इसके जो अन्य जो कंडीशन है उस पर विचार करेंगे। तो एक तो वो 0 हो गया, तो सर अगर इसमें चार्ज रहता तब क्या होता, या इसको अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तब क्या होता, दो ही कंडीशन बचता है, एक यूनिफॉर्म में रखा गया तब, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तब, और तीसरा जब इसके अंदर ही चार्ज होगा तब, 3 ही तो कंडीशन पॉसिबल है। अभी हम लोग पहला केस क्या लिए, पहला केस हम लोग लिए कि इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तब क्या केसेस है, टोटल 0। इससे ये बात पता चलता है शेप कैसा भी हो,
सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, स्फेरिकल हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? इसको आप पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं। मतलब हमने एक रिजल्ट लाया, इसको जरा हम अलग से बता दें आपको कि एक चीज हम लोग कंक्लूजन क्या पता चला? पता यही चला सर इससे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface placed in a uniform electric field में रखा जाएगा तो क्या होगा? वो 0 होगा, चाहे वो सिलेंडर को रखा जाए चाहे वो स्फीयर को रखा जाए, इन ऑल द केसेस। ठीक है। दूसरा केस हमने क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म में जब रखा जाएगा तब हम लोग देखेंगे क्या होगा यूनिफॉर्म। तीसरा केस क्या लेंगे? तीसरा केस हम लोग इस बात को लेने के लिए हैं कि ठीक है जी, कोई है उसके अंदर ही अगर चार्ज रहेगा तब फ्लक्स कितना होगा। ये तीन, एक केस हम लोग अभी डील कर लिए, दूसरा हम लोग लेने वाले हैं इसके बाद। तब तक इसको नोट कीजिए, दूसरा हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा केसेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर रखा हुआ है। इस बार एक हम रख रहे हैं, क्या? एक क्यूब रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें क्या केसेस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इज इंडिकेटेड बाय E इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है, एक्स आई। E का वैल्यू कितना है? E नॉट एक्स आई, राइट। और आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस, क्यूबिक सरफेस एज सोन इन फिगर। सर फिगर कहाँ दिए? फिगर तो दिए नहीं, और ई का वैल्यू मांग रहे हैं। चलिए फिगर देते हैं। कैसा है आपका? यही दिया, ये हमने लिया इस तरह से, एक आपका इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से लिए एक, ये रहा एक क्यूब है, ठीक है, और इसको इस तरह से एक्सिस ये रहा आपका, राइट। यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपका x और ये आपका y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। यहाँ से जो इसकी दूरी है, जो डिस्टेंस है, लेट इट बी a, ये दिया हुआ, और इसका जो साइड है दैट इज ऑल्सो गिवन a, सभी साइड a है। क्यूबिक है, क्यूब है, तो सरफेस का सभी साइड क्या होगा? इक्वल होगा, और वो भी इक्वल टू a है। अब निकालना है कि सर जरा इसमें बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या 0 होगा या नहीं होगा? होगा तो कितना होगा? कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जरा एक बात सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंडिकेटेड बाय E नॉट एक्स आई। गौर कीजिएगा, E नॉट एक्स आई। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि E का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन E का है। मतलब सर, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर E का डायरेक्शन वो है तो इसके पर इसी डायरेक्शन में जो आएगा, जिसके सरफेस परपेंडिकुलर होंगे, केवल उसी सरफेस का कैलकुलेट होगा। अगर 90 डिग्री हो गया एरिया तब क्या होगा? सर 0 हो जाएगा। इसमें क्या पूछना? फाई उसका 0 आएगा। सर अगर ऐसे रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी एरिया भी इधर और ई भी उधर, तब क्या होगा सर? तब ई डॉट ए होगा। मतलब जो जो परपेंडिकुलर होगा सब कैंसिल हो जाएगा उसका प्लेन। तो जरा सा देखिए तो ये किस प्लेन में रखा हुआ है? ये आपका YZ प्लेन में है, ठीक है। तो YZ प्लेन में है, तब इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? X में आएगा। इसको लेंगे तो एक ये सरफेस और एक वो सरफेस दोनों है। बाकी का क्या हुआ सर? बाकी सरफेस काउंटेबल नहीं होगा। कैसे? सो देखिए, अगर इसको लेते हैं तो इस सरफेस में ये डायरेक्शन होगा एरिया का, गौर कीजिएगा, और इधर डायरेक्शन ई का एंगल कितना हुआ? 90। ये गया खत्म, कैंसिल cos 90। सर इसका क्या कीजिएगा? यहाँ ये इधर रहा, वो उधर गया, दोनों के बीच कितना एंगल? 90। ये सरफेस 0 हो गया। उसी तरह से बाकी जो सरफेसेस हैं साइड के वो भी 0 होंगे। बचेगा कौन सा? केवल ये सरफेस हमारा बचता है।
तो चलिए सरफेस नंबर 1 नाम देते हैं और इसको सरफेस नंबर 2, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। राइट, कम हियर नाउ। तो लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए हम लोग निकाल कर जैसे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू तो सर E इंटू ए लीजिएगा, और क्या लेना है आपको? E डॉट ए, लेकिन डॉट ले लीजिए डायरेक्शन, ठीक है जी। E का डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, E नॉट, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर इस जगह a होगा, एक आ गया। एरिया, ठीक है, एरिया कितना है इसमें? एरिया ये जब है क्यूब, तो ये जो सरफेस है तो इसका हो जाएगा एरिया A², ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? अरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब डायरेक्शन थोड़े ना होगा, डायरेक्शन तो कैंसिल होकर आया कि 0, क्योंकि इसका मतलब ही होता है EA cos थीटा 0, दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारा? E का डायरेक्शन भी इधर, ठीक है, सॉरी E का डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, दोनों का E का डायरेक्शन इधर और सरफेस के एरिया डायरेक्शन इधर, तो माइनस में, तो ये आ जाएगा cos 180 कितना? माइनस, तो ये आ गया माइनस E नॉट A। जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस E नॉट AQ। ये पता चला सर पहले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ठीक, एरिया किधर? इस साइड, दोनों एक दूसरे का, ठीक है। E इधर एरिया इधर, E उधर, दोनों के बीच 180 cos 180 -1, ये आ गया। सर जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 देख लेते हैं। फॉर ये आ गया मान लिया φ1, जरा φ2 निकालते हैं, क्या होगा? फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू E इंटू A, वैल्यू क्या होगा सर? जरा सा वैल्यू बताइए। तो EA वैल्यू इस तरफ, इधर डायरेक्शन एरिया का, इधर ही डायरेक्शन E का, दोनों के बीच में एंगल 0, तो आ जाएगा cos 0। अब क्या होगा सर? cos 0 1 होता है, ये बात तो समझ। E कितना लेंगे सर? ओह, E का वैल्यू यहाँ देखिए, E नॉट, गौर कीजिएगा, x यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस है? 2a है सर, 2a। एरिया कितना होगा सर? एरिया की वैल्यू होगा A², cos 0 आप जानते हैं 1, कितना आ गया सर? ये आ गया 2AQ, ठीक है। E नॉट इज इक्वल टू, या बल्कि ऐसे लिखिए ना इसको, सीधा 2 पहले बाहर लिखिए, ठीक है, 2 और फिर लिखिए E नॉट, देखने में जरा ठीक लगेगा, और AQ विथ प्लस। टोटल फ्लक्स कितना होगा सर? तो टोटल लिखिए ना भाई, अब क्या बचता? टोटल फ्लक्स कितना गया? 2 E नॉट AQ माइनस E नॉट AQ माइनस E नॉट AQ, कितना होगा? आ गया वैल्यू E नॉट AQ, ये वैल्यू आया टोटल फाई का। ये हमारा आंसर हुआ इसका। सर ये तो 0 नहीं आया, बताए थे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चीज़ को रखेंगे तो टोटल फ्लक्स 0 नहीं होगा, राइट। इससे अब कौन सा बचा लास्ट? एक और बताए थे कि सर अब इसके भीतर ही चार्ज रखेंगे तब देखेंगे क्या होता है, उसको हम लोग आगे लेते हैं। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टडी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशन तीसरा, सर एक स्फीयर ले लेते हैं, क्लोज्ड ले लिया, क्लोज स्फीयर है और इसके अंदर सेंटर पर मान लिया +Q चार्ज रखा हुआ है इस बार। और अब इस केस में सरफेस का नाम दे दीजिए S, इस पूरे स्फेरिकल का नाम दे दीजिए S। हमको निकालना क्या है? फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल वैल्यू क्या होगा जब चार्ज इस बार अंदर से, अभी तक हम लोग अंदर में चार्ज नहीं रखे थे, चार्ज बाहर था, लेकिन इस बार चार्ज अंदर है। अब क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसके लिए एक छोटा सा एरिया ये कंसीडर करते हैं ds, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो ds लिए परपेंडिकुलर होगा, यहाँ ये ds का होगा इधर डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि जब सेंटर की बात आती है तो नॉर्मल होता है, पहले से पढ़ चुके हैं, E का डायरेक्शन ये होगा। सर कहीं और ले लीजिए ना, यहाँ ले लीजिए, एरिया ले लिए, एरिया क्या होगा? ds ऊपर होगा, ds ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सर चार्ज के चलते ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा सर,
ई। इसका मतलब जो यहाँ दिखता वही यहाँ दिखता, जो यहाँ है वही यहाँ है, तब तो बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि तब हम लोग निकालते हैं फाई ई। छोटा छोटा जो टुकड़ा तोड़े हैं ये सबको अगर ज्वाइंट करें तो ज्वाइंट कर दिया। किसको ज्वाइंट कर रहे हैं? क्लोज है। अभी तो हम लोग सिंपल ले रहे हैं, क्लोज और ओपन की बात अभी नहीं हो रही है। अभी हमको केवल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इसलिए इस पर नहीं जाएगा कि ये सर साइन क्लोज सरफेस को यूज नहीं कर रहे हैं। बस मेरा क्या है, ओनली टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, राइट। तो इसमें हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी फाई का वैल्यू निकालिए। सर डी फाई का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकालेंगे, चलिए ये कर देते हैं। हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, ई और डी एस ये लिया, राइट। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू यहाँ होगा वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। ई इज कॉन्स्टेंट, तो ई पहले हम लोग इसको एंगल देख रहे थे, ई डी एस के बीच में क्या है, ई डी एस कॉस जीरो, हर एक जगह जीरो एंगल है, जीरो जीरो जीरो, सब जगह जीरो। और ये ऐसे, तब जब जीरो ही है तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। तो वास्तव में आ गया ई डी एस 1। चलिए सर, यहाँ तक तो आप अच्छा काम कर दिए। ई डॉट डी एस, ई कॉन्स्टेंट है सर, क्यों रखे बाहर, इसको अंदर क्यों रखे, बाहर लाइए, ले आए बाहर। अब जरा सा बात आया कि सर एरिया कितना होता है, इसका ये बताइए, ठीक। ई का वैल्यू कितना होता है वह भी बताइए। ई का वैल्यू जरा सा अगर बात करें, ई को वैसे ही रहने देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, बाद में डालेंगे। डीएस के वैल्यू पहले पता करते हैं। आपको पता है स्फीयर का एरिया, अब क्लास 9 में जाना पड़ेगा क्या, इफ द रेडियस इज आर देन द रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सर एरिया तो निकल गया, एरिया तो आप निकाल लिए कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करेंगे आप, ई के वैल्यू भी जानते हैं, ये तो पहले से जानते हैं, कूलम्ब लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना होता है, तो सर ये जो चार्ज क्यू रखे हैं आप, तो ऐसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना रखे क्यू, अब बाय आर स्क्वायर। ई की वैल्यू पता था सर, पहले जानते हैं, कोई बात नहीं, जानते हैं अच्छा, तो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा बताइए, जरा सीन देखिए कितना बढ़िया सीन बनने वाला है। 4 पाई एक साथ 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किस चीज़ की वैल्यू है ये, फाई ई। मतलब हम लोग को पता चला कि इस केस में फाई ई का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान था, वैल्यू निकालने से कोई मतलब है क्या, इसी का मतलब है। क्योंकि आप समझिए कि चलते 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 हम लोग दूसरे के घर में घुस गए, हम लोग गॉस के घर में घुस गए। गॉस थ्योरम यही तो कहता था, उसका कहना था कि अगर कोई भी अब क्लोज ओपन सरफेस आ रहे हैं, कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर जो भी चार्ज नेट चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। मतलब गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं देख रहे हैं, कहीं पता है स्फीयर की क्या है, ये स्फेरिकल है। इसको देखकर कोई बताएगा कि ये स्फेरिकल है या क्यूबिकल है या सिलिंड्रिकल है, नो वन कैन से। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्यू इंटू 1/ε0 के बराबर होगा। आगे जाकर हम लोग जानेंगे, इसी को गॉस थ्योरम भी कहा जाता है।